प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत करने के बाद मंगलवार शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो का नेतृत्व किया। रोड शो अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाले इंदिरा ब्रिज पर समाप्त होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आयोजन के लिए संपूर्ण सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बुधवार को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मोदी प्रमुख वैश्विक निगमों के सीईओ से मिलेंगे और फिर गिफ्ट सिटी जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाला है। जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई में एक साथ विधानसभा और संसदीय चुनाव की संभावना के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया संकेत ने अन्य राजनीतिक दलों के नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने ये संकेत दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। जब नड्डा के संकेत के बारे में पूछा गया तो जम्मू कश्मीर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने कहा कि इस दिशा में चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का कर्तव्य है और उनकी पार्टी को जब भी चुनाव हो उसके लिए तैयार रहना होगा और सभी तैयारियां करनी होगी। इससे पहले भी कुछ खबरें आ रही थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश के बाद ये व्यापक रूप से माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव सितंबर में होंगे। नतीजतन पार्टियां आगामी संसदीय चुनावों की तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन अब जब से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ चुनाव की संभावना की बात कही है तो दूसरी पार्टियों के नेता भी सतर्क हो गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगलवार को लंदन के हॉर्स गार्ड्स परेड मैदान में पूरे समारोह के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रिटिश सेना की नंबर 7 कंपनी कोल्डस्ट्रीम गार्ड्स और आयरिश गार्ड्स बैंड द्वारा एक विशेष परेड थी। समारोह के बाद राजनाथ सिंह और उनके यूके समकक्ष रक्षा राज्य सचिव ग्रैंड शैप्स भविष्य की सेना प्रतिबद्धताओं और संयुक्त प्रशिक्षण अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्रालय में सेवानिवृत्त हुए। बुधवार को राजनाथ सिंह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव डेविड कैमरॉन से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिसमें डीआरडीओ, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान सिंह यूके रक्षा उद्योग के सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लंदन में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का भी दौरा किया और पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह लंदन के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। हिंदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहली बार 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो सरकार ने हिंदी, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है, उसको विश्व मंच पर ले जाने के साथ साथ इसे घरेलू प्रोत्साहन देने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार कार्यालय में चुने जाने के बाद सितंबर 2014 और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व मंच पर हिंदी बोलने के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। भारत ने पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई विश्व नेताओं ने भाग लिया था। वहां पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह को हिंदी में संबोधित किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव्स के साथ चल रहे राजनयिक तनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद वो हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने खड़गे के हवाले से कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। पार्टी
पार्टी अध्यक्ष ने पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध रखने का भी आग्रह किया। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में सामने आए और अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। मालदीव्स के 3 नेताओं माल्शा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला मजूम माजिद द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनकी हालिया लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक शक्तिशाली भाजपा से मुकाबला करने के लिए सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है। पूरे भारत में लगभग 70% सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा दिखाने के बाद कांग्रेस ने अब सहयोगियों को समायोजित करने और एक सफल गठबंधन बनाने में मदद करने के लिए कुछ कदम पीछे ले लिए हैं। सबसे पुरानी पार्टी ने अब दावा किया है कि उसने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जहां वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। कल शाम एक बैठक के बाद सेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सभी 3 दल एकजुट और एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए बैठक के दौरान 3 दलों ने सभी 48 सीटों पर चर्चा की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चन्नीथला ने कहा कि सीट बंटवारे की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र इंडिया ब्लॉक का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि सेना और एनसीपी में दरार के बावजूद लोग उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हैं। भारत ने बुधवार को इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में जानमाल के नुकसान की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक मानवीय संकट बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति है। कंबोज ने यूएनजीए बैठक के दौरान कहा, इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है और इसके परिणाम स्वरूप एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा हो गया है। ये स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और हमने नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है। साथ ही हम जानते हैं कि इसका तत्कालिक कारण 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए आतंकवादी हमले थे, जो चौंकाने वाले थे और हमारी स्पष्ट निंदा के पात्र थे। भारत का इस आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर राजनयिक विवाद पैदा होने के बाद भारतीय पर्यटकों द्वारा आरक्षण रद्द किए जाने की घटनाओं के बीच मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मंगलवार को चाइना से उनके देश में अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करने की अपील की। चाइना की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के दूसरे दिन मुइज़ू ने मंगलवार को फ्यूजियन प्रांत में मालदीव्स बिजनेस फोरम को अपने संबोधन में चाइना को द्वीप राष्ट्र का निकटतम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा, चाइना हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक बना हुआ है। उनके भाषण के अनुसार उन्होंने 2014 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मालदीव्स के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की। उन्होंने चाइना से मालदीव्स में अपने पर्यटकों का प्रभाव बढ़ाने का आग्रह किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नायक ने कहा, बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के 4 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। द माइंडफुल एआई लैब की सीईओ सूचना सेठ को पिछले हफ्ते छुट्टियों के दौरान गोवा के एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या करने के आरोप में सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, या तो कपड़े या तकिए का इस्तेमाल किया गया था। बच्चे की मौत गला घोंटने से हुई। ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चे का हाथों से गला घोंटकर हत्या की गई है। ये तकिया जैसा लग रहा है या किसी अन्य सामग्री का उपयोग किया गया था। चित्रदुर्ग में हिरियूर तालुक हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कुमार नायक ने संवाददाताओं से कहा, रिगोर मोर्टिस बच्चे में ठीक हो गया था। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के मंगलवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 475 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई। जबकि JN1 सब वेरिएंट के 250 मामले महाराष्ट्र से, 199 कर्नाटका से, 148 केरला से, 49 गोवा से, 36 गुजरात से, 30 आंध्र प्रदेश से,
30 राजस्थान से, 26 तमिलनाडु से, 26 तेलंगाना से, 21 दिल्ली से, 3 उड़ीसा से और 1 हरियाणा से। इससे पहले 5 दिसंबर तक दैनिक मामले घटकर दोहरे अंक में आ गए थे। हालांकि एक नए संस्करण के उभरने और ठंड के मौसम की स्थिति के कारण संख्या में वृद्धि हुई।